हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स। मैं आशीष अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो घरेलू उत्पाद है यही हमारे देश की घरेलू आय का निर्माण करता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि किस प्रकार से उत्पादन के माध्यम से ही हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। दैट मीन्स प्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनकम जनरेशन because producer is an active consumer of factor goods and services। एक उत्पादन करता ही जो भी साधन वस्तुएं हैं एवं सेवाएं हैं उनको काम में लेता है। वह नहीं होगा तो फिर कौन होगा जो आपकी वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीद कर किसी उनको उत्पादित करे। तो चलिए देखते हैं कि गृह क्षेत्र में क्या क्या आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। पहली बात तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसकी अवधारणा दी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एक जो अपना इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है जिसको आप फेमसली वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ये एक उसी की ही शाखा मान लीजिए या उसी का अंग मान लीजिए। IMF शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, इसके साथ विशेष आहरण अधिकार जुड़े हुए हैं। काफी सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बता देता हूं ताकि कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन आए तो वो आप कर दें। बाकी जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक ये इस चीज को ध्यान रखना है कि ये एक आर्थिक अवधारणा है। इट्स एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो आएंगी द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। इसके अलावा क्या क्या चीज प्लस करनी है। ठीक है, हमारी कंट्री की बाहर कहीं एम्बेसी है, वो हमारे देश की सरकार ने स्थापित करी। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय आवर गवर्नमेंट and they are performing the functions of the government and they are serving the Indian residents and Indian citizen over there। भारत के नागरिकों के लिए ही काम कर रही है और वहां के रहने वाले जो भी वहां काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, the employees which are who are serving there are getting the salary from the Indian government। तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। कॉन्सुलेट्स जो कि वीजा वगैरह साइन करते हैं, मिलिट्री बेसिस जो कि इंडिया से बाहर हैं, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। अब आप बोलोगे मिलिट्री बेस, कई बार हमारी आर्मी जाती रहती है बाहर ट्रेनिंग करने के लिए, बाहर कोई युद्धाभ्यास वगैरह करने के लिए। सो दैट इज ऑल। शिप्स लाइक इन इंडियन शिप इज गोइंग टू एनीवेयर, सो इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये घरेलू उत्पाद में सहयोग कर रहा है और घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाएगा। एयरक्राफ्ट, जैसे कि भारत का कोई एयरक्राफ्ट इंडिया से सिंगापुर के लिए उड़ान भर रहा है, तो आप देखेंगे जैसे कि हमारे अंतरराज्यीय बस सेवाएं जो होती है, इंटरस्टेट बस सर्विसेज होती हैं। सम आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान, सम आर कमिंग फ्रॉम हरियाणा, सम आर कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। अलग अलग स्टेट से आने वाली होती है। अगर हरियाणा की कोई बस छत्तीसगढ़ में आ रही है तो उसका जो पैसा है, जो पैसा कमा रही है वो बस, वो पैसा जाएगा हरियाणा की इनकम में। सिमिलरली इंडियन एयरलाइन का कोई एयरक्राफ्ट सिंगापुर जा रहा है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट चला रहे हैं 2 और मोर कंट्रीज में। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में है और जहां तक एक कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट है, जैसे कि समुद्र में मछली पकड़ते समय कई बार हमारे मछुआरों को पाकिस्तान वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर छोड़ते हुए पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं। तो वहां से एक लंबी प्रक्रिया उनको वापस आने की, देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक, बट स्टिल वी कैन कन्फाइन आवर कॉन्सेप्ट टू द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो होपफुली आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। जो जो चीजें हम प्लस कर रहे हैं वही चीजें हमें माइनस भी करनी होंगी। क्या क्या चीजें माइनस करनी होंगी? अगर किसी बाहर की कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। बाहर का कोई कॉन्सुलेट है, बाहर का कोई मिलिट्री बेस इंडिया में है, बाहर का कोई शिप इंडिया में है, बाहर का कोई एयरक्राफ्ट इंडिया में है, बाहर की कोई फिशिंग वेसल, कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग ये इंडिया में है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। उसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, जैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO,
इन सब के जो ऑफिसेज इंडिया में लोकेटेड हैं वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेंगे। वो नहीं बनेंगे, इसका मतलब उसमें होने वाला खर्चा, उसमें होने वाली इनकम किसी भी तरीके से इंडिया की इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। चलिए, डोमेस्टिक टेरिटरी का ये आपको मामला थोड़ा समझ में आ गया। आगे देखते हैं घरेलू क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल हैं। आप क्लास के पीडीएफ में देख सकते हैं कि दोनों लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स बनाकर देता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो इजीली आप देख सकेंगे कि क्या क्या चीजें क्लास में पढ़ाई जाती हैं। कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग करेंगे आने वाली अभी क्लास के एंड में, ताकि देखें कि आपके लर्निंग आउटकम्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हर एक कमेंट का मैं जवाब देता हूं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक मैप के माध्यम से इस चीज को। लाइक वर्ल्ड बैंक ऑफिस इंडिया में है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, तो ये भारत के घरेलू क्षेत्र का भाग नहीं होगा। एम्बेसीज, एड एजेंसी जो हेल्प करती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा आपका WHO, ये सब फॉरेन गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं जो कि इंडिया में, यूके हाई कमीशन वगैरह, ये सब ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी कंट्री में है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का, गृह क्षेत्र का भाग नहीं बनेगा। क्या क्या चीजें आएंगी? पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हाई कमीशन। देखिए, इंडिया का हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंडिया में नहीं है। लेकिन इंडिया में ना होकर भी यहाँ के जो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में लोकेटेड है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही भाग बनेगा। ये देखिए, ये शिप है, इस पर हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का फ्लैग लगा हुआ है, हमारा प्यारा तिरंगा। तो इसका मतलब यह बता रहा है कि ये शिप हमारे इंडिया से जुड़ी हुई है। तो ये जो भी आय कमाएगी, तो जब देश का लोहा, देश का नमक, देश का झंडा इस पे लगा हुआ है, तो ये इनकम इंडिया में ही लेकर आएगी। दैट मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी का भाग बनेगा। और इंडियन एयरलाइन फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू टू कोलंबो, अब है तो इंडिया की, इनकम कहाँ लेकर आएगी? इंडिया में ही लेकर आएगी। अब आप बोलोगे ना तो काठमांडू इंडिया में है, ना कोलंबो इंडिया में है, कोई बात नहीं, नहीं है, लेकिन प्लेन तो इंडिया का है, इंडियन एयरलाइन। दैट मीन्स अगर सिंगापुर एयरलाइन चाहे इंडिया से लेकर इंडिया में ही दो स्टेट्स को जोड़ रही है, दो प्लेसेस को जोड़ रही है, तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। चलिए, आपको समझ में आ गया है अभी। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं इसी के साथ, ताकि देखते हैं हम लोग इतना बढ़िया सीख पाए चीज को। घरेलू क्षेत्र का उपयोग किस आर्थिक मानक को मापने के लिए किया जाता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज यूज्ड टू मेजर व्हिच इकोनॉमिक स्टैंडर्ड? अंतरराष्ट्रीय व्यापार? बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बता देता हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन काम आता है। अभी से बताता जा रहा हूं ताकि आपको जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसके लिए सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना काम में आती है। सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें तो 1881 से शुरू हुआ था, 1881 से, और हर 10 वर्ष में होता है, हर 10 वर्ष में। इट्स अ डेसिनियल पब्लिकेशन। लास्ट 2011 में हुआ था, उसके बाद कोविड के आ जाने के कारण नहीं हुआ है। उपभोक्ता व्यवहार, ये तो माइक्रो कॉन्सेप्ट है, तो बचा क्या? राष्ट्रीय आय। आप बोलोगे लेकिन मैंने तो बताया था डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो डोमेस्टिक इनकम के बाद अगर हम विदेशों से प्राप्त आय को उसमें जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तभी तो ये बन जाएगी हमारी नेशनल इनकम। तो इतनी सी बात हमें समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखते हैं कितना बढ़िया रहने वाला है आगे का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू क्षेत्र का सही उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? दुबई में स्थित भारतीय होटल, आपको भारतीय देखकर थोड़े से इमोशंस आपके जाग गए होंगे कि भारतीय, सर ने बताया कि भारत, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, वहां पर ये ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ना ही कोई एम्बेसी है, ना ही कोई कॉन्सुलेट है, ना ही कोई वॉर बेस है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनीज बनी इसलिए ताकि हर जगह जाके काम कर सके। अब वहां काम कर रहे हैं तो वहीं के साधनों को काम मिलेंगे, वहीं के लोगों को इनकम जनरेट करके देंगे, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी दुबई की हो गई, ये इंडिया की नहीं है। भारत में स्थित विदेशी कंपनी का कारखाना, ये भारतीय घरेलू उत्पाद में कंट्रीब्यूट करेगा, तो यही इसका आंसर होगा। अमेरिका में स्थित भारतीय बैंक की शाखा,
तो आप कहेंगे ए और सी तो सर सेम हुआ, बिल्कुल सेम हुआ, दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं। कनाडा में भारतीय नागरिकों की संपत्ति, तो ये भी कनाडा में कमाया है तो वो तो नॉर्मल रेजिडेंट कनाडा के हो गए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सिटीजन का कोई रोल नहीं है। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य नागरिक। अगर सामान्य नागरिक की श्रेणी में वो व्यक्ति आ रहा है भारत के, तो भारत की आय में जुड़ेगा। लेकिन ये तो बाहर वहां संपत्ति खरीद ली, इसका मतलब वो सामान्य नागरिक कहाँ का हो गया, कनाडा का हो गया, ना कि इंडिया का। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या भारत में स्थित विदेशी दूतावास घरेलू क्षेत्र में गिने जाते हैं? आर फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया कंसीडर्ड पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी? तो आंसर तो आपके मन में होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां जो कर्मचारी नियुक्त हैं वो भी विदेशी हैं, उनको सैलरी भी विदेश से आ रही है। तो इंडिया में ना तो पैसा खर्च कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। पैसा खर्च भी कर रहे होंगे तो अपने जीवन यापन पे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग वगैरह तो नहीं कर रहे ना। वो पैसा तो उनका वापस लौट के वहीं जाएगा जिस कंट्री से वो आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू क्षेत्र की अवधारणा मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित? मैंने आपको बता दिया कि भौगोलिक सीमाएं अगर हम देखें तो इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ही सीमित है। बाकी और आसपास के एरिया अगर हम देखते हैं, लेकिन उसके बाहर तक इंडिया है जब हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। इसका आंसर होगा आर्थिक गतिविधियां। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, राजनीतिक संप्रभुता का मतलब आप समझते हैं कि हम किसी देश के अधीन नहीं है। अभी भारतीय घरेलू क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है? चलिए देखते हैं क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। भारतीय घरेलू क्षेत्र में सिंगापुर में स्थित भारतीय बैंक, ये तो फिर वही एमएनसी की कैटेगरी में गया। एमएनसी इज नॉट इक्वल टू इंटरनेशनल एजेंसी, ये चीज ध्यान रखना। इंटरनेशनल एजेंसी अलग चीज होती है और एमएनसी अलग चीज होती है। भारत में स्थित जर्मन कार निर्माता कंपनी, हाँ इसको मान सकते हैं, जर्मन कार निर्माता कंपनी। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, स्कोडा, वॉक्सवैगन, वीडब्ल्यू आपको पता है, इसको एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है, मतलब होता है आम आदमी की कार। विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिक नहीं। अमेरिका में स्थित भारतीय मूल के स्टार्टअप, कोई बात नहीं, होने दो। आंसर होगा इसका बी। भारत में स्थित जर्मन कार निर्माता कंपनी भारत के घरेलू क्षेत्र में उत्पादन कर रही है, तो यहीं की घरेलू आय में उसकी उत्पादन को जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन घरेलू क्षेत्र का भाग नहीं है? नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। कुछ मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत होगी, क्योंकि सीधा सीधा आंसर नजर आ रहा है हमको। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास, दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का दिल है, तो हिंदुस्तान के दिल को धड़कने के लिए बहुत सारे देशों की एम्बेसीज भी वहां पर जुड़ी हुई हैं। क्यों जुड़ी हुई हैं? क्योंकि वहां से वो अपने देश के नागरिकों की सेवाएं करती हैं। एक पर्टिकुलर एरिया है दिल्ली में, वहां देखेंगे आप हर एक जगह का, हर एक कंट्री का दूतावास वहां पर, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, रशिया का, ठीक है, पाकिस्तान का। तो ये सब भारत में स्थित हैं। आधे से ज्यादा आपको लगेगा कि दिल्ली का हिस्सा उनके पास है। कोई बात नहीं, होने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया, तो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी? आप बोलोगे बार बार क्वेश्चन करा के आपने तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। बिल्कुल यही मेरा काम है। विदेशी कंपनियों की घरेलू शाखाएं, डोमेस्टिक ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज, विदेशी विश्वविद्यालय, विदेश में स्थित भारतीय कंपनियां, अन्य देशों की सरकार है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। विदेशी कंपनी की घरेलू शाखाएं, क्योंकि वो एमएनसी है, इंडिया में काम कर रही है। आप देखेंगे बहुत सारे बैंक है, राष्ट्रीय बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं एमएनसी की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो देयर आर सेवरल कंपनीज। घरेलू क्षेत्र में क्या शामिल होगा? भारत में स्थित जापानी कंपनी का कारखाना, बिल्कुल, फैक्ट्री। ये भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय, लंदन में भारतीय बैंकों की शाखाएं, भाई फिर एमएनसी की कैटेगरी में। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप कभी गलती नहीं करेंगे।
एक क्वेश्चन इस एरिया में से आता ही आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, घरेलू क्षेत्र डोमेस्टिक टेरिटरी की परिभाषा किसके द्वारा दी जाती है? शुरू में ही बता दिया था, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934, और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ये एक कमीशन आया था विदेश से, क्योंकि उस समय हमें अंग्रेज चला रहे थे। हिल्टन एंड यंग कमीशन, हिल्टन एंड यंग कमीशन, हिल्टन एंड यंग आयोग, जिसको शाही आयोग का भी नाम दिया गया। तो आंसर हो गया इसका आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक भी, ये दोनों संस्थाएं हैं जो आईबीआरडी के अंडर काम करती हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जब मैं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगा, आर्थिक सुधार पढ़ाऊंगा, तब आपको ये बताऊंगा कि आईबीआरडी के माध्यम से हमने देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बदला था। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने आज देखा कि घरेलू सीमाएं क्या होती हैं, घरेलू सीमा का क्या महत्व है, क्या क्या चीजें घरेलू सीमाओं में सम्मिलित हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। तो होपफुली ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे प्लेटफॉर्म जो कि brainipediaskills.com है, उस पर जाकर आप काफ़ी क्लासेस देख सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप फ्री नोट्स वगैरह भी देख सकते हैं, और फोन नंबर है जिससे आप जुड़कर आपकी किसी भी प्रकार की जानकारी वो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।